हाथ ऊपर करो, तुम गिरफ्तार हो। मैंने इलीगल फ्रॉड करके 5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। फंड्स ट्रांसफर करते समय मुझे पुलिस वालों ने मौके पर ही पकड़ लिया। लेकिन पूछताछ के दौरान मैंने अचानक मुंह खोला और क्राइम ब्रांच के बड़े साहब से पूछा, सर आप मुझे 2 करोड़ रुपए की फ्रॉड के मामले में आरोप लगा रहे हो और केस का टाइम बताया जा रहा है कल रात 8 बजे। पुलिस वाला बेचैनी से हाथ हिलाया। अब सबूत साफ थे। वो मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। अगले ही पल मैं जोर जोर से हंसने लगा। मेरी आंख पुलिस ऑफिसर पर जमी हुई थी। मुझे याद है, कल रात 8 बजे से 9 बजे तक मैं थाने के बाहर शेयर्ड बाइक्स को ईंट से तोड़ रहा था। फिर मुझे कहां से क्राइम करने का टाइम मिला? ये बात सुनते ही पूछताछ का कमरा पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। वे सिर्फ फ्रॉड के पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन मेरे इस पिछले वाले मामले को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। पुलिस वाले ने मुझे फिर से हथकड़ी लगाई और हिरासत की कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन मैं घबराया नहीं, बल्कि और जोर से हंसने लगा। पिछले जन्म में मेरी गर्लफ्रेंड लिू रुयान और मेरे रूममेट चू शेंग ने पूरे कॉलेज में हंगामा मचाने वाला फ्रॉड केस किया था। लेकिन उन्होंने मेरी सीधे साधे स्वभाव का फायदा उठाया और मेरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तथा फिंगरप्रिंट ले लिए थे। आज मैं सबको एक मजेदार स्टंट दिखाने वाला हूँ। ईंट से शेयर्ड बाइक तोड़ना। मैंने ईंट उठाई और एक के बाद एक साफ सुथरी लाइन में खड़ी शेयर्ड बाइक्स पर बिना सोचे समझे मारना शुरू कर दिया। एक्शन बहुत तेज और शानदार था। लाइव चैट तुरंत फट पड़ा। ये ब्लॉगर पागल हो गया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ, इसकी पहचान लीक कर दो, इसका पता नाम सब एक्सपोज कर दो। ये सब देखकर मैं हंस पड़ा और ज्यादा जोर से बाइक्स तोड़ने लगा। यही तो मेरा असली मकसद था। जब मैं 5वीं बाइक तोड़ रहा था, तभी कान में पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। मैंने तुरंत ईंट फेंक दी और लाइव स्ट्रीम की तरफ मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोला, याद रखना ये टाइम 30 अक्टूबर 2030 रात 8 बजे शार्प। मैं शेंगलिन यहाँ क्राइम कर रहा हूँ। 3 पुलिस वाले दौड़कर आए। सबसे आगे वाला मेरे फोन को छीनने की कोशिश कर रहा था। मैंने सहयोग करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से चिल्लाया, मैं एक बेवकूफ हूँ। पुलिस वाले एकदम हैरान हो गए। उन्हें लगा मैं किसी सदमे में हूं। एक पल के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। जब मैंने उनकी हिचकिचाहट देखी तो मैं और नहीं रुक सका। मैंने फिर से ईंट उठाई और बाइक पर जोर से मार दी। अगर तुम लोग नहीं पकड़ रहे हो तो मैं कंटिन्यू तोड़ता हूं। तुम शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। यंग पुलिस वाला आगे बढ़ा और मेरे हाथ से ईंट छीन ली। लेकिन मैंने उसके हाथ से छूटकर पुलिस कार की तरफ भागा और बिना सोचे समझे बैक सीट में घुस गया। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। वे पहली बार इतना सहयोग करने वाला अपराधी देख रहे थे। पूछताछ के कमरे में मेरी रवैया बहुत घमंडी थी। मैंने जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात ओपनली मान ली, मुआवजा देने से मना कर दिया और सख्ती से हिरासत की मांग की। मिडिल एज पुलिस वाला मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सडनली जियान गरना ने चुरियांग गारन से कुदरती का इस्तेमाल कर दिया। कंपनी की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने पर 5 दिन से 10 दिन तक हिरासत। तुम कानून पढ़े हो क्या? मैंने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। इस दौरान मेरे मम्मी पापा का फोन आया, लेकिन मैंने सीधे काट दिया। पुलिस ने मजबूर होकर प्रक्रिया पूरी की और मुझे हिरासत की कोठरी में भेज दिया। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, आंखें बंद की और पिछले जन्म की घटनाओं को दिमाग में घुमाने लगा। पिछले जन्म में इसी समय लिू रुयान और चूशंग कॉलेज के कंप्यूटर रूम में आखिरी स्टेप ऑफ फंड ट्रांसफर पूरा कर रहे थे। उन्होंने मेरी स्टूडेंट कार्ड से दरवाजा खोला, मेरे फिंगरप्रिंट से कंप्यूटर अनलॉक किया और पहले से रिकॉर्डेड आवाज से ट्रांसफर कर दिया। सारे सबूत मेरी तरफ इशारा कर रहे थे कि मैं मौके पर था। लेकिन इस जन्म में मैं थाने की हिरासत कोठरी में हूं। सरकारी एजेंसी द्वारा दिया गया पक्का एलिबाई। इसे कौन उलट सकता है? मैं हार्ड बेड पर लेट गया, सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सडनली मेरी मम्मी की आवाज कान में पड़ी। वो हिरासत कोठरी का दरवाजा धक्का देकर अंदर आई और मुझे जोर से गले लगा लिया। मेरी मम्मी मुझे कसकर गले लगाए हुए थी, उनका शरीर कांप रहा था। मेरे पापा भी जल्दी से झुककर सबको माफी मांगने लगे। पुलिस साहब, सॉरी, ये बच्चा कुछ सदमे में है, हम सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। मैं उनके निराश चेहरों को देख रहा था। दिल में एक अजीब सी खटास महसूस हो रही थी। पिछले जन्म में ठीक इसी वजह से वे सबके सामने सिर नहीं उठा पाए थे। पापा ने घर बेचकर मेरे लिए वकील रखा। मम्मी रोज रोती रहीं और आखिरकार मैं जेल से बाहर आने से पहले वो दुख से मर गईं। मेरी आंखें मजबूत हो गईं। इस बार मुझे यही रहना है, वरना पिछले जन्म की दुर्घटना दोहरा जाएगी। जब पुलिस ने मुझे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, मैं सडनली खड़ा हो गया और खाली कोने की तरफ इशारा करके जोर से चिल्लाया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो मुझे जबरदस्ती कर रहा है। वो लगातार मुझे फॉलो कर रहा है। आप लोग नहीं देख रहे हो क्या? मेरी इस हालत को देखकर मम्मी मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। पापा गुस्से और निराशा से कांप रहे थे और पुलिस से बार बार माफी मांग रहे थे। साहब, ये बच्चा दिमागी तौर पर परेशान हो गया है। वो नॉर्मली ऐसा नहीं है। मैंने इसी वाक्य का फायदा उठाया और पुलिस की तरफ चिल्लाया, मुझे मानसिक समस्या है, मुझे मानसिक जांच चाहिए।
मेरा अभिनय और ज्यादा पागलों जैसा हो गया। मैंने दोनों हाथ सिर पर रखे, जगह पर घूमने लगा और बार बार बड़बड़ा रहा, कोई मुझे मारना चाहता है। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। यंग पुलिस वाला मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। मुझसे दूर रहो, तुम सब एक ही गिरोह हो। मम्मी पूरी तरह टूट गईं और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हताश हालत देखकर भी मैंने कोई परवाह नहीं की। जब पापा मुझे जबरदस्ती खींचने आए, मैं पुलिस के पीछे छिप गया और फाड़ कर चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे। माहौल काबू में करने के लिए पुलिस को मजबूरन मेरे मम्मी पापा को बाहर ले जाना पड़ा, लेकिन वे नहीं गए। पूछताछ कमरे के बाहर बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगे। एक महिला पुलिस वाला ने मुझे गर्म पानी का कप दिया और समझाने लगी, लेकिन मैंने कप हाथ से झटक दिया और बोला, मुझसे दूर रहो। इसके बाद पुलिस ने मुझे समझाने की कोशिश पूरी तरह छोड़ दी। तभी बाहर से मम्मी की बेचैन आवाज आई, मुझे अंदर जाने दो, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। अगले पल मम्मी ने दरवाजा धक्का करके अंदर आ गई और मुझे खींचकर बाहर ले जाने लगी। बेटा, मम्मी के साथ चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने मम्मी को जोर से धक्का दे दिया और पुलिस के पीछे छिप गया। पापा ने गिरती हुई मम्मी को संभाला। उनकी आंखों में निराशा और दर्द साफ दिख रहा था। मेरा दिल एक पल के लिए पिघल गया, लेकिन मैंने तुरंत उस भावना को दबा दिया। मेरी नजर दीवार की घड़ी पर गई। घड़ी ठीक 800 तक पर थी। जैसे ही सुई ने कदम बढ़ाया, मुझे लगा जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। पिछले जम की दुर्घटना दूसरे समय रेखा पर हो रही थी, लेकिन इस जम में मैं मौके पर नहीं था। मैं सडनली चुप हो गया, पूरी तरह शांत और सामान्य हो गया। सर, मैं थक गया हूं, मैं कबूल करता हूं, कृपया मुझे हिरासत में ले लो। ये अचानक बदलाव देखकर सब हैरान रह गए। अभी तक मैं पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था और अब सडनली इतना शांत। शेंगलिन, तुम आखिर क्या खेल खेल रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा, खुद कुर्सी पर बैठ गया। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार उन्होंने मुझे हिरासत में लेने का फैसला कर लिया। हिरासत कोठरी बहुत छोटी थी, सिर्फ एक सख्त बेड और एक टॉयलेट। मैं शांत होकर बेड पर लेट गया और शाम की न्यूज सुनने लगा। आज फेथ टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर में असामान्य उतार चढ़ाव देखा गया है। संबंधित विभागों ने जांच शुरू कर दी है। मेरी आंख से एक आंसू गिर गया। दूसरे दिन सुबह थाने के गेट पर बहुत सारी अनजान गाड़ियां खड़ी थीं। मुझे पूछताछ कमरे से बाहर खींचकर लाया गया। सामने अनजान चेहरे थे। एक व्यक्ति जिसके बैज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन लिखा था मेरे सामने आया। शेंगलिन, कल रात 8 बजे फेथ कंपनी से इलीगल तरीके से 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। मैंने शांत मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, 5 करोड़? सर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े साहब ने गुस्से में एक मोटी फाइल मेरे सामने पटक दी। फाइल में मेरे सारे ट्रांसफर ऑपरेशन थे। सब मेरे पर्सनल ऑथेंटिकेशन की और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से किए गए थे। मेरा दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। अगले ही पल बाहर से तेज नॉकिंग की आवाज आई। दरवाजा खुला तो लियो रुयान और चू शेंग अंदर आए। उनके पीछे मेरे मम्मी पापा भी थे। अंकल, आंटी, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन शेंगलिन हाल में ऑनलाइन जुआ खेलने का आदी हो गया है। कल रात उसने मेरा कंप्यूटर चुरा लिया। मुझे शक है उसकी बात अधूरी रह गई। मम्मी ने बीच में टोक दिया। मम्मी को पूरा यकीन था कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लियू रुयान ने तुरंत एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। उसमें मेरी ही आवाज थी, बहुत उत्तेजित और नशे में लग रही थी। मुझे एक बड़ी रकम चाहिए। इस एक सौदे के बाद मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रिकॉर्डिंग कब की है। मम्मी पापा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इसके बाद चू शेंग ने भी अपना फोन निकाला। उसमें मेरे और उसके बीच फेथ कंपनी के इंटरनल फाइनेंस सिस्टम के बारे में चैट रिकॉर्ड थे। उसने आगे कहा, मैंने उसके बेड के नीचे एक यूएसबी पेन ड्राइव भी मिला है। इसमें बहुत सारे ओवरसीज बैंक अकाउंट के ओपनिंग रिकॉर्ड्स है। पुलिस वाले ने यूएसबी ले लिया, कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन पर मेरे समझ से बाहर कोड और बैंक डॉक्यूमेंट्स दिखने लगे। शेंगलिन, तुम आखिर करना क्या चाहते थे? घर वालों से क्यों नहीं बताया? मैं कुछ समझाना चाहता था, लेकिन गला कुछ भी नहीं निकाल पा रहा था। तभी बड़े साहब मेरे मम्मी पापा के पास गए और गंभीर स्वर में पूछा, शेंगलिन के माता पिता है ना? कल रात आपको कोई डेट कलेक्शन का फोन आया था क्या? मम्मी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कल रात उन्हें सच में एक फोन आया था जिसमें कहा गया था कि मैं 3 करोड़ रुपए का कर्जदार हूं। लियू रियान तुरंत बीच में बोल पड़ी, अंकल आंटी, शेंगलिन का ये अजीब बर्ताव तो चोर की तरह है ना? सारी चीजें अब एकदम फिट बैठ रही हैं। सबूत इतने परफेक्ट तरीके से जुड़ गए थे कि आखिरी निष्कर्ष सिर्फ एक ही था, मैं ही वो बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर हूं। मम्मी ये सुनकर लड़खड़ा गई और बेहोश हो गई। पापा ने उन्हें संभाला, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ निराशा और दर्द था। उस पल मेरे अंदर का सारा दर्द और गुस्सा फूट पड़ा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। बड़े साहब खड़े हो गए और मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी। एक रात में मैं छोटे मोटे जान अपराधी से 5 करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक अपराध का मुख्य आरोपी बन गया। उन सबूतों को और बेहोश मम्मी को देखकर मेरा दिल जोरों से कस रहा था। मैंने 4 साल कानून पढ़ा था। मुझे पता था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और की का कानूनी प्रभाव कितना खतरनाक होता है।
पिछले जन्म में मैं इसी पर हार गया था। कोई भी सफाई बेकार लग रही थी। थोड़ी देर बाद पूछताछ कमरे का दरवाजा खुला। मेरे सबसे सम्मानित टीचर अंदर आए। उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में सिर्फ निराशा और हैरानी थी। शेंगलिन, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैंने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ धीरे से बुदबुदाया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे सिग्नेचर और की चोरी हो गए थे। पुलिस वाला ठंडी हंसी हंसा और मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं शरीर सिकोड़कर बैठ गया। किसी को नहीं देखना चाहता था, लेकिन आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मैंने सच में वो काम नहीं किया। कृपया मुझे विश्वास कीजिए। टीचर ने गहरी सांस ली और मुड़कर चले गए। देखते ही नए बड़े साहब ने हाथ हिलाया और मुझे बाहर ले जाने का इशारा किया। मुझे बड़े आर्थिक फ्रॉड केस में फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के तहत शरणजीय सान के करने के तहत मिल लिया गया। पुलिस मुझे बाहर ले जा रही थी ट्रांसफर के लिए। बाहर पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं बाहर निकला, उन्होंने अपने कैमरे और माइक मेरे चेहरे पर तान दिए। शेंगलिन साहब, कृपया बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे पीछे ल्यू रुयान और चू शेंग ने रिपोर्टरों से बात करना शुरू कर दिया। हम शेंगलिन के माता पिता के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कानून हर अपराधी के साथ निष्पक्ष और सही फैसला करेगा। मुझे भीड़ के बीच से धकेल कर ले जाया जा रहा था। चमकती लाइट्स मेरी आंखों में पड़ रही थीं। जैसे ही मुझे पुलिस कार में डाला जा रहा था, मैंने सडनली सिर उठाकर उस एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन की तरफ देखा और पूछा, सर, मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूं, केस का टाइम कल रात 8 बजे था ना? एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन ने बेचैनी से सिर हिलाया और मुझे जोर से कार में धकेला। सबूत साफ है, फिर भी यहां बहस कर रहे हो? मैं हंस पड़ा। लेकिन कल रात 8 बजे से 9 बजे तक मैं थाने के बाहर शेयर्ड बाइक्स तोड़ रहा था ना? पूछताछ कमरे में मेरी इस एक बात से हवा में तनाव भर गया। क्राइम ब्रांच के बड़े साहब का हाथ बीच में ही रुक गया। उनका चेहरा बहुत खराब हो गया। उन्होंने मुझे घूरा, जैसे मेरे चेहरे पर कोई कमी ढूंढ रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? कल रात 8 बजे तुम थाने के बाहर बाइक्स तोड़ रहे थे? मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कुर्सी की पीठ पर टेक लगाकर बैठ गया। मेरे हाथ लाइट के नीचे चमक रहे थे। मैंने सिर टेढ़ा करके उन्हें देखा, जैसे कोई तमाशा देख रहा हूं। बड़े साहब ने कुर्सी पीछे धकेली और पूछताछ कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने टेक्नीशियन को थाने के मुख्य गेट का सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहा। 3 मिनट बाद स्क्रीन पर मैं दिखाई दिया। वीडियो में मैं ईंट लेकर शेयर्ड बाइक्स पर मार रहा था। वीडियो के नीचे राइट कॉर्नर में टाइम स्टैम्प साफ दिख रहा था। और वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प साफ दिख रहा था 20 इस तक। वही वो 5 करोड़ की ट्रांसफर 20 थर ए 7 पर हुई थी। उस वक्त मैं 3 पुलिस वालों के बीच में दबा हुआ स्टेशन के अंदर ले जाया जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम नहीं थे तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और की का क्या मामला है? कप्तान वापस पूछताछ कमरे में आए और फाइलें पलटने लगे। उन्होंने मॉनिटरिंग और सिग्नेचर दोनों को बार बार देखा। उनका पूरा लॉजिक टूट चुका था। एक ऐसा शख्स जो स्टेशन के बाहर पकड़ा जा रहा हो, वो उसी वक्त कंप्यूटर से ट्रांसफर कैसे कर सकता था? बाहर गलियारे में ल्यू रुयान और चू शेंग मेरे पापा को तसल्ली दे रहे थे। चू शेंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर से वो हंस रहा था। उसे लग रहा था कि इस बार भी मैं उनका स्केटगोट बन जाऊंगा। अंकल, ज्यादा परेशान न हो। शेंगलिन जुए की वेबसाइट में फंस गया था। शायद मजबूरी में किया होगा। पापा सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। चू शेंग बगल में सिर हिला रहा था, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। तभी पूछताछ कमरे का दरवाजा जोर से खुला। कप्तान की नजर सीधे ल्यू रुयान और चू शेंग पर पड़ी। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। ल्यू रुयान की रोने की आवाज गले में ही अटक गई। मैं छाया में बैठा सब देख रहा था। उनके चेहरों से मुस्कान गायब होती जा रही थी और आंखों में धीरे धीरे डर फैल रहा था। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। कानून के सामने सबूत ही बोलते हैं। कल रात पुलिस स्टेशन के गेट पर साइकिल तोड़ना मेरे लिए एक ऐसा अनब्रेकेबल अलाई बर्फा था जो कोई नहीं तोड़ सकता। कप्तान उनके पास पहुंचे और ठंडे स्वर में बोले, दोनों को अंदर ले आओ, पूछताछ में सहयोग करें। ल्यू रियान के हाथ कांपने लगे। ऑफिसर, मैं लॉ की स्टूडेंट हूं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और की, अगर कोई 4 काम को मेरे यू डिस्क और फिंगरप्रिंट तक पहुंच जाए तो कोई भी ऑपरेट कर सकता है। कप्तान ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें अब लगने लगा था कि मामला उतना सीधा नहीं है। उन्होंने वॉकी टॉकी पर तकनीकी टीम को बुलाया और कहा कि उस 5 करोड़ की रकम का अंतिम गंतव्य ट्रेस करे। सर, बेहतर होगा कि कल रात 8 बजे मेरे हॉस्टल के नीचे लगे सीसीटीवी चेक करें। देखिए उस समय कौन मशीन रूम में घुसा था। कैप्टन ने मेरी तरफ एक नजर डाली और फिर मुड़कर आदेश दे दिया। पूछताछ का माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। मैं दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखकर मन ही मन समय गिन रहा था। पिछले जन्म में भी इन्होंने ठीक उसी वक्त का फायदा उठाकर सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। जल्द ही एक पुलिस वाले ने दरवाजा खोला और कैप्टन के कान में कुछ फुसफुसाया। कैप्टन का चेहरा शक से भरकर अब गंभीर हो गया। मॉनिटरिंग में साफ दिख रहा था कि कल रात 8 बजे एक कैप वाली व्यक्ति मशीन रूम में घुसा था। उसका कद काठी मुझसे मिलता जुलता था, लेकिन उसके पैरों में छू संगीत लिमिटेड एडिशन वाली स्नीकर्स थी। मैं कुर्सी पर बैठा मन ही मन ठंडा मुस्कुराया। छू संग सबसे ज्यादा शो ऑफ करता था। वो जूते पूरे कॉलेज में सिर्फ एक जोड़ी थे।
वो उन्हें बदलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। सर, लाओ रुयन ने जो रिकॉर्डिंग दी है उसकी भी जांच कर लीजिए। कल रात 8 बजे मैं पुलिस स्टेशन के गेट पर कार तोड़ रहा था। वहां सिर्फ सायरन की आवाजें थीं। अगर उसकी रिकॉर्डिंग में सायरन की आवाज नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग फर्जी है। कैप्टन अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें एहसास हो गया था कि मैं जो भी डिटेल बता रहा हूं वो सारा सबूत दूसरे दो लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। वे पूछताछ कक्ष से बाहर निकले और सीधे लॉ रुयन के पास गए। लॉ रुयन उस वक्त कॉरिडोर में बैठी थी। चेहरा फीका पड़ा हुआ था और लगातार उंगलियां मरोड़ रही थी। कैप्टन उनके सामने आकर खड़े हो गए। लॉ रुयन किच बोली नहीं, बस उन्हें घूरती रही। लॉ रुयन को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वो बिना सोचे समझे चंसों के पीछे छिपने लगी। लॉ थुंगशा, उस रिकॉर्डिंग के बारे में हमें टेक्निकल जांच करनी होगी। कृपया अपना फोन हमें दे दीजिए। सर, मेरा फोन थोड़ी देर पहले गिर गया था, शायद खराब हो गया है। ये इतना घटिया बहाना था कि पुलिस के सामने खुद ब खुद फंस गया। कैप्टन ने सीधे उसका फोन छीन लिया और पास खड़े टेक्नीशियन को दे दिया। चू सेंग भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दो जवान पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। वो हिम्मत जुटाकर बोलने लगा, सर, हम तो गवाही देने आए थे। सेंग लिन ने गलत काम किया है, आप उसे पकड़िए। हमें क्यों रोक रहे हैं? कैप्टन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और ऑब्जर्वेशन रूम का दरवाजा खोल दिया। मुझे भी बाहर निकाल लिया गया। मैं उनके सामने आ गया। लाओ रुयन की तरफ देखकर मैंने एक चमकदार मुस्कान दी। लाओ रुयन, कल रात 8 बजे तुमने कहा था कि तुम डॉर्मिट्री में सो रही थीं। फिर चो शहन स्नीकर्स मशीन रूम में कैसे पहुंच गईं? लाओ रुयन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराकर चौ शहन की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चौ शहन ने इतना बड़ा सबूत छोड़ दिया। तभी टेक्नीशियन दौड़ता हुआ टैबलेट लेकर आया और तेज आवाज में बोला। उसने कैप्टन को बताया कि रिकॉर्डिंग में काट छांट की गई है और बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन के किसी भी नॉइस की आवाज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो 5 करोड़ की रकम विदेशी अकाउंट से घूमकर आखिरकार चौ शहन नाम पर ट्रांसफर होने की कोशिश कर रही थी। चौ शहन, लाओ रुयन, अब तुम दोनों बताओ कि ये सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में क्यों जा रहा था? चौ शहन के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो लगभग घुटनों के बल बैठने वाला था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और जहर भरा हुआ था। लाओ रुयन पहले ही कांप रही थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरे मम्मी पापा दूर खड़े थे और इस पूरे सीन को देखकर एकदम स्तब्ध रह गए थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनका बेटा किसी की साजिश का शिकार बना था। पूरी तरह उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए कैप्टन ने फैसला किया कि दोनों को अलग अलग पूछताछ की जाएगी। मुझे बगल वाले कमरे में ले जाया गया, जहां से मैं एक तरफा शीशे के जरिए सब कुछ देख रहा था। लाओ रुयन सबसे पहले टूट गई। ऐसी लड़कियां सिर्फ सुख बांट सकती हैं, मुसीबत बांटना उनके बस की बात नहीं होती। जब पुलिस ने उसके सामने फंड्स का फ्लो चार्ट फेंका तो वो तुरंत चूशंग की तरफ इशारा करने लगी। सब चूशंग का किया धरा है। उसने मुझे कहा कि शेंगलिन गरीब है, उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। उसी ने मुझे सुझाया कि मैं शेंगलिन का सिग्नेचर फर्जी बना लूं। दूसरे कमरे में बैठा चूशंग ये बातें सुन नहीं सकता था, लेकिन वो भी अब टिक नहीं पा रहा था। वो बार बार यही दोहरा रहा था कि वो सिर्फ मदद कर रहा था। असली प्लान लाओ रुयन का था। लाओ रुयन ने ही कहा था कि शेंगलिन पैसा कमाना चाहता है, इसलिए मैंने कोड लिख दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि ये फ्रॉड है। मैं शीशे के पीछे से उन दोनों को देख रहा था जो अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। मेरे मन में ना तो दया थी न अफसोस, सिर्फ एक गहरी तृप्ति और खुशी थी। पिछले जन्म में भी इन्होंने कोर्ट में ठीक यही किया था। सारे गुनाह मेरे सिर पर थोप दिए थे। कैप्टन कमरे में आए और मुझे एक गिलास पानी थमा दिया। उनकी नज़र में अब शक की जगह प्रशंसा और थोड़ी हैरानी थी। शेंगलिन, तुम्हें पता था कि ये लोग तुम्हें फंसाना चाहते हैं, फिर भी तुमने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्यों सीधे गेट पर जाकर कार तोड़ी? सर, अगर मैं पहले रिपोर्ट करता तो ये लोग कहते कि मैं पागल हो गया हूँ। सिर्फ तभी जब मैं खुद अपराधी बन जाता, तभी आप लोग इतनी गहराई से जांच करते। बड़े साहब चुप हो गए। उन्हें पता था कि मैं सच बोल रहा हूं। अगर उस एब्सोल्यूट एलिबाई के बिना होता तो इस समय मैं पहले ही सजा सुन चुका होता। तभी टेक्निकल टीम से मैसेज आया। चू शेंग के पर्सनल कंप्यूटर में अभी डिलीट न किया गया ओरिजिनल ट्रांसफर लॉग मिला, साथ ही मेरी आवाज की नकल करने वाला एआई मटेरियल भी। सारे फेक एविडेंस टेक्निकल शवदान के सामने बिल्कुल बारीक पाउडर में बदल गए। ल्यू रुयान और चू शेंग विटनेस से सस्पेक्ट बन गए। मैं इंक्वायरी रूम से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, मम्मी मेरी तरफ दौड़ी और मुझे कसकर गले लगा लिया। वे इतनी जोर से रो रही थीं कि उनकी आवाज भी भारी हो गई थी। पापा पीछे खड़े थे। उन्होंने आंखों के कोने पहुंचे और मुझे हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया। सुबह की धूप पुलिस स्टेशन के हॉल में आ रही थी। ल्यू रुयान और चू शेंग को हथकड़ी लगाकर डिटेंशन सेंटर ले जाया जा रहा था। हॉल से गुजरते समय ल्यू रुयान ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ केंचू भरा हुआ था। शेंगलिन, मैं गलत हो गई। हमारे 3 साल के रिश्ते के नाम पर कृपया मुझे मदद कर दो ना। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। 3 साल का रिश्ता? पिछले जन्म में जब उन्होंने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था, तब इस 3 साल का ख्याल नहीं आया था। चू शेंग का चेहरा पूरी तरह मुरझा गया था। उसे पता था कि 5 करोड़ का मामला काफी बड़ा है। वो जिंदगी भर अंदर रह सकता है।
रिपोर्टर अभी भी नहीं गए थे। वे मूल रूप से एक हाई इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के फ्रॉड केस की खबर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब खबर बदल गई थी। जीनियस रिपोर्ट ने खुद को बचाते हुए फंसाने वालों को उल्टा फंसा दिया। शेंगलिन साहब, कृपया बताइए, आपने उनकी साजिश कैसे पकड़ी? क्या आपने बाइक्स तोड़कर सच में एलिबाई बनाया था? मैंने कैमरे की तरफ देखा और मम्मी पापा का हाथ पकड़ लिया। मैंने डिटेल्स नहीं बताए, सिर्फ कैमरे की तरफ मुस्कुराया। कानून एक अच्छे आदमी को कभी नहीं सताएगा, लेकिन एक बुरे आदमी को कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बड़े साहब मेरे पास आए और मेरे कंधे पर थपकी दी। उन्होंने बताया कि वो 5 करोड़ रुपए पूरी तरह फ्रीज कर दिए गए हैं और कंपनी की तरफ से थैंक यू लेटर आएगा। शेंगलिन, तुम्हारा ये तरीका हमें इंटरनल ट्रेनिंग के लिए कई सालों तक काफी होगा। फुर्सत हो तो आकर हमें लॉ की क्लास ले लेना। मैंने सिर हिलाया और मम्मी पापा को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। मेन गेट पर वो सारी बाइक्स जो मैंने तोड़ी थीं अब साफ कर दी गई थीं। स्टेशन से निकलकर मैंने पहले मम्मी पापा को गेस्ट हाउस छोड़ा। हालांकि सच सामने आ चुका था, लेकिन स्कूल के फोरम में मेरा नाम पूरी तरह बदनाम हो चुका था। मैंने काउंसलर के घर जाकर आराम करो वाले सुझाव को जूजा कर दिया और सीधे टैक्सी लेकर स्कूल वापस आ गया। स्कूल गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसके हाथ में मेरी फोटो वाली नोटिस थी। वो रोकना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा डॉर्मेटरी एरिया की तरफ बढ़ गया। रास्ते में जो भी क्लासमेट मिल रहे थे वे रास्ता छोड़ देते थे। 3-4 के ग्रुप में खड़े होकर मुझे देखते और फुसफुसाते। उनकी आवाजें कम थीं, लेकिन मेरे कान में घुस रही थीं। देखो, वही है, सुना है 5 करोड़ की फ्रॉड की है। इतनी जल्दी कैसे छूट गया? जरूर कोई पावरफुल बैकिंग होगी। चेहरा तो साफ सुथरा है, लेकिन दिल कितना काला है। मैं बिना भाव के चेहरा रखते हुए चलता रहा। ये सब बातें पिछले जन्म की तुलना में तो कुछ भी नहीं थीं। पिछले जन्म में जब मुझे ले जाया जा रहा था, तब लोग मेरे ऊपर सड़े अंडे फेंक रहे थे। डॉर्मेटरी बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि कुछ वर्कर्स सामान निकाल रहे थे। वो छू शेंग और ल्यू रेयान का सामान था। स्कूल ने उन्हें निकालने का ऑर्डर दे दिया था। हॉस्टल वार्डन आंटी ने मुझे देखा तो पहले कुछ कहने वाली थी, लेकिन मेरे पीछे 2 प्लेन क्लोथ्स पुलिस वाले देखकर वे तुरंत अपने ड्यूटी रूम में घुस गईं। मैं अपने रूम में पहुंचा। रूम पूरी तरह अस्त व्यस्त था। चूशेंग के कंप्यूटर टेबल पर अभी भी टेक्निकल गॉड वाला स्टिकर चिपका हुआ था। मैंने ठंडी हंसी हंसकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी रूम का दरवाजा खुला। चूशेंग के साथ घूमने वाले कुछ लड़के अंदर आए। सबसे आगे वाला लड़का वांग कियांग था। उसके हाथ में बास्केटबॉल था और वो मुझे थियोकने वाली नजरों से देख रहा था। मैंने अपना काम रोक दिया और उसकी तरफ मुड़ा। ये सब लड़के चूशेंग के छोटे छोटे फेवर्स से खरीदे हुए थे। उन्हें असली सच की कोई जानकारी नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें फंसाया है, तो तुम पुलिस स्टेशन जाके हियरिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अभी पुलिस को कॉल करके मुझे गिरफ्तार करवा लो। वांग क्यांग मेरी बात सुनकर एक पल के लिए अटक गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ में बास्केटबॉल उठाया, जैसे मारने वाला हो। मेरे पीछे खड़े प्लेनक्लोथ्स पुलिस वाले ने खांस कर आगे बढ़ने का इशारा किया। वांग क्यांग डर गया। बास्केटबॉल उसके हाथ से छूटकर मेरे पैरों के पास गिर गया। मैंने बास्केटबॉल को पैर से दबाया और उसकी आंखों में देखा। वो मौत देख चुके इंसान वाली नजर थी। वांग क्यांग खुद ब खुद कुछ कदम पीछे हट गया। वांग कियांग और उसके दोस्त चुपचाप चले गए। मैंने बास्केटबॉल को बाहर लात मारकर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। 2 प्लेनक्लोथ्स पुलिस वाले चेयर पर बैठ गए। वे आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए थे। मैं चूशेंग के बेड के नीचे गैप्स में खोजने लगा। पिछले जन्म में मुझे पता था कि उसकी आदत है इंपॉर्टेंट अकाउंट पासवर्ड्स को छोटे पेपर स्लिप्स पर लिखकर ऐसे जगह छिपा देता है जहां कोई ध्यान न दे। सच में, बेड हेड के पास वॉल के गैप में मुझे एक हार्ड चीज महसूस हुई। वो ब्लैक स्मॉल नोटबुक था, जिसे टेप से चिपकाया गया था। मैं उसे खोलने ही वाला था कि रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। इस बार अंदर आने वाले स्टूडेंट नहीं थे। कुछ ब्लैक सूट पहने, सनग्लासेस लगाए, मस्क्यूअर आदमी थे। सबसे आगे वाले की गर्दन पर एक नाइफ स्कार थी। बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने पूरे रूम को स्कैन किया और आखिर में मेरे हाथ में पकड़े नोटबुक पर नजर टिका दी। तुम ही शेंग लिन हो? चू शेंग ने हमसे जो पैसे उधार लिए थे वो अब तुम्हें लौटाने हैं। मैंने नोटबुक को जेब में डाल लिया और खड़ा हो गया। मेरे पीछे दोनों प्लेन क्लोथ्स पुलिस वाले भी खड़े हो गए। उनका हाथ कमर की तरफ गया। चू शेंग ने तुमसे कितने रुपए उधार लिए थे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 करोड़। उसने कहा था कि ये पैसे तुम जरूर दोगे, क्योंकि तुमने अभी अभी बड़ा पैसा कमाया है। मेरा दिल धड़क उठा। लगता है चूशांग सिर्फ मुझे जेल भेजना नहीं चाहता था, उसने मेरे नाम पर बाहर हाई इंटरेस्ट लोन भी ले रखा था। चूशंग जानता था कि वो बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने ये गैंग को मेरे पीछे लगा दिया। जब तक मैं सस्पिशन से मुक्त नहीं होता, ये कर्ज मेरे गले में फंसा रहेगा। ये कर्ज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम पुलिस हैं, अपना लोन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, वरना हम तुम्हें दंगा फसाद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेंगे। ताओबा वाले आदमी के चेहरे पर हल्का झटका सा लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि कमरे में पुलिस वाले मौजूद हैं। उसने जोर से थूककर मुझे घूरा और बोला, बच्चे, पुलिस तुम्हें एक वक्त तो बचा सकती है,
लेकिन हमेशा नहीं। ये पैसा तुम्हें एक न एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। वे लोग चले गए तो मैंने उस काले नोटबुक को फिर से निकाला। उसमें लिखी बातें पढ़कर मेरी रूह कांप गई। पता चला कि वो 5 करोड़ का फ्रॉड केस सिर्फ एक धोखा था। चू शिंग और लिू रुयान के पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह था। वे छात्रों की पहचान का इस्तेमाल करके विदेशी ताकतों के लिए पैसे धोते थे, और मैं उनके चुने हुए आखिरी रास्ते का मुंह था। अगर कल मैंने वो साइकिल न तोड़ी होती तो शायद अब तक मैं किसी गली के कोने में बिना किसी वजह मरा पड़ा होता। उस वॉशिंग मनी गिरोह को पूरी तरह समझने के लिए मैं लाइब्रेरी पहुंच गया। वहां पूरे कैंपस का सबसे तेज इंटरनेट और कभा लीगल डेटाबेस था। दोनों पुलिस वाले मेरी सुरक्षा के लिए लगातार मेरे साथ थे। मैंने चू शेंग की नोटबुक को खोला और उसमें दिए कोड से एक छिपा हुआ वेब पेज खोला। वो एक एन्क्रिप्टेड चैट रूम था जिसमें सारी बातें कोड और टेक्निकल शब्दों में लिखी हुई थी। मैंने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। पिछले जन्म में जेल में एक टेक्निकल कैदी से जो ट्रिक सीखी थी, उनका इस्तेमाल करते हुए मैं इन अकाउंट्स के लॉगिन लोकेशन ट्रैक करने लगा। स्क्रीन पर लाल बिंदु बार बार झपक रहे थे। आखिरकार वे एक जगह स्थिर हो गए, स्कूल के पीछे वाली गली में स्थित एक इंटरनेट कैफे में। वो जगह हमारे कॉलेज के स्टूडेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। जैसे ही मैं और गहराई में जाना चाह रहा था, अचानक कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो गई और लाल रंग में एक लाइन उभर आई, तुम हद पार कर गए हो। मैंने तुरंत पावर प्लग खींच लिया। दिल जोरों से धड़क रहा था। दूसरे पक्ष को मेरी मौजूदगी का पता चल गया था। इसका मतलब था कि गिरोह में कोई बहुत बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट है और वो शायद स्कूल के आसपास ही मुझे नजर रख रहा था। मैं पुलिस वालों के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकला। बाहर अंधेरा छा चुका था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में मैं डॉर्मेट्री की तरफ जा रहा था, लेकिन लगातार यह एहसास हो रहा था कि कोई मुझे पीछे से घूर रहा है। जैसे ही मैं एक छोटे से जंगल वाले हिस्से के पास पहुंचा, अचानक एक काला साया तेजी से गुजरा। पुलिस वाले तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े और मुझे वहीं रुकने को कहा। मैं लाइट के नीचे खड़ा था, हाथ में उस काले नोटबुक को कसकर पकड़े हुए। तभी मेरा फोन बज उठा। एक अनजान नंबर था। हेलो, शेंग लिन, मुझे बचा लो, वे लोग मुझे मार डालेंगे। फोन पर ल्यू रूथियान की रोती हुई आवाज आ रही थी, साथ ही किसी चीज से दरवाजा तोड़ने की आवाजें भी। तुम कहाँ हो? तुम तो पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए थी ना? मुझे मेडिकल ग्राउंड पर बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन रास्ते में किसी ने मुझे अगवा कर लिया। चू शेंग मर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। फोन अचानक कट गया, सिर्फ तेज बीप की आवाज रह गई। मैं खाली सड़क को देख रहा था, मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। यह साफ था कि ये एक जाल था। उन्होंने जानबूझकर लियू रुयान से मुझे फोन करवाया था ताकि मैं बाहर निकल आऊं। मैंने बिना इधर उधर भागे तुरंत जीन कैप्टन को फोन लगा दिया और बताया कि केस अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। आधे घंटे बाद मैं वापस पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कैप्टन ने मैंने दिया हुआ नोटबुक देखा तो उनकी भौहें सिकुड़ गई। चू शेंग सच में मर गया। अभी अभी जेल से खबर आई है कि वॉक के दौरान उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया। मुझे पता था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये साफ साफ मर्डर था। चू शेंग को बहुत कुछ पता था, इसलिए उन्होंने इंतजार नहीं किया। मैंने कैप्टन को बताया कि लेयर रुयान ने मुझे फोन किया था और कहा था कि उसे अगवा कर लिया गया है, ये जाल हो सकता है। कैप्टन ने तुरंत सहमति जताई और पीछे वाली गली के इंटरनेट कैफे की तलाशी शुरू कर दी। मैंने खुद पेशकश की कि मैं लालच का काम करूंगा। वे लोग इस नोटबुक को चाहते हैं, अगर मैं कैफे में दिख गया तो वे जरूर एक्शन लेंगे। कैप्टन ने थोड़ा सोचा, फिर मान गए। उन्होंने मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई और मेरे शरीर पर माइक्रो ट्रैकर और लिसनिंग डिवाइस लगा दिया। रात के 11 बजे मैं अकेला उस पीछे वाली गली के इंटरनेट कैफे में घुसा। अंदर सिगरेट का धुआं भरा हुआ था और कीबोर्ड की आवाजें हर तरफ से आ रही थी। मैंने एक कोने में बैठकर वो काला नोटबुक सबसे नजर आने वाली जगह पर रख दिया। मैं नाटक करते हुए गेम खेल रहा था, लेकिन मेरी नजर पूरे कैफे पर थी। कुछ देर बाद एक हुड वाली जैकेट पहने आदमी मेरे पीछे आकर बैठ गया। उसने कंप्यूटर ऑन नहीं किया, बस मोबाइल में कुछ देख रहा था। 10 मिनट बाद वो उठा और टॉयलेट की तरफ जाने लगा। मेरे पास से गुजरते वक्त उसकी जेब से एक कागज का टुकड़ा मेरे कीबोर्ड पर गिर गया। उस पर लिखा था, लियू रोयान को बचाना है तो पीछे वाले दरवाजे पर आओ। मैंने गहरी सांस ली, नोटबुक उठाई और पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लिसनिंग डिवाइस में कैप्टन की आवाज आई, शांत रहना, हम आसपास ही हैं। दरवाजा खोलते ही एक कचरे से भरा गली नजर आई। गली के आखिर में एक काली ब्रेड वैन खड़ी थी जिसके शीशे पूरी तरह काले थे। वैन का दरवाजा खुला और एक मास्क लगाए आदमी ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया कि नोटबुक फेंक दो। लियू रुयान कहाँ है? मुझे उसे देखना है। आदमी ने थोड़ा साइड किया। मैंने देखा कि लियू रुयान सीट पर बंधी हुई थी, मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और उसकी आंखों में सिर्फ डर और बेबसी थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, गली के मुहाने से अचानक कई मोटरसाइकिलें तेजी से निकली और सीधे मेरी तरफ झपटी। मोटरसाइकिलों की तेज आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मैंने खुद को बचाने के लिए एक तरफ कूदकर गार्बेज बिन के पीछे छिपा लिया। 2 पुलिस वाले अंधेरे से निकलकर मोटरसाइकिल सवारों से भिड़ गए। पूरी गली में अफरा तफरी मच गई।
काली वैन ने मौका देखते ही इंजन स्टार्ट कर दिया। टायरों ने जमीन पर तेज आवाज करते हुए सफेद धुआं छोड़ा। मैंने बिना सोचे समझे दौड़ लगाई और वैन के पिछले दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। मैं अपना आधा शरीर वैन के अंदर झुला दिया। मैंने साइड में घूमकर बचते हुए उसे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। कार का अंदर का स्पेस बहुत छोटा था। हम दोनों आपस में उलझ गए। तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आई। कई पुलिस गाड़ियां ब्रेड वैन को घेरने और रोकने की कोशिश कर रही थीं। ड्राइवर साफ पागल था। न सिर्फ उसने स्पीड कम नहीं की, बल्कि आगे की रेलिंग की तरफ सीधा गाड़ी चढ़ा दी, जैसे दोनों को साथ में मार डालना चाहता हो। ठीक टकराने वाले पल में मैंने ल्यू रुयान को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर अपनी छाती से लगा लिया। भीषण झटका लगा। कार की खिड़कियां चूर चूर हो गईं, ब्रेड वैन पलट गई और सब कुछ चकरा गया। मेरे कानों में सिर्फ भनभनाहट रह गई थी। मैंने किसी तरह आंखें खोली तो देखा कि मास्क वाला आदमी टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में मेरा वो काला कोड नोटबुक था। वो एकमात्र सबूत था। उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना था। दर्द सहते हुए मैंने झटके से उसका टखना पकड़ लिया। उसने घूमकर मुझे देखा। नजरों में खूनी गुस्सा था। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और मेरे सिर पर दे मारने को हुआ। पत्थर का वार नहीं गिर सका। ठीक उसी पल कैप्टन की गोली चली। गोली ने मास्क वाले के कलाई को छूते हुए निकल गई। पत्थर जमीन पर गिरा और उसकी आवाज पुलिस की सायरन में गुम हो गई। मैंने काला नोटबुक अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रखा, तब तक जब तक पुलिस वाले मुझे बिगड़ी हुई कार से बाहर नहीं खींच ले गए। ल्यू रुयान सीट बेल्ट नहीं बांधे होने की वजह से बुरी तरह घायल हो गई थी। उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई करहा रही थी। मुझे भी अस्पताल ले जाया गया। शरीर पर कई जगह चोटें थीं, लेकिन होश पूरी तरह साफ था। डॉक्टर जब मेरी पट्टी कर रहे थे, मैंने वो काला नोटबुक कैप्टन को सौंप दिया। नोटबुक में उनके सारे लेन देन के रिकॉर्ड थे। साथ ही स्कूल के पीछे वाले इंटरनेट कैफे में चू शेंग के लॉग इन लॉग भी थे। कैप्टन ने नोटबुक लेते हुए गंभीर चेहरा बना लिया। उन्होंने बताया कि मास्क वाला आदमी प्रोफेशनल गुंडा था, जो खास तौर पर बकाया वसूलने और बदले लेने का काम करता था। मेरी वजह से बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए दो सादे कपड़े वाले पुलिस वाले मेरे वार्ड के दरवाजे पर चौबीसों घंटे पहरा देने लगे। ठीक बगल वाले वार्ड में ल्यू रुयान भर्ती थी। आधी रात को ल्यू रुयान के माता पिता अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखने की बजाय गलियारे में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और पुलिस से मांग करने लगे कि उनकी बेटी को छोड़ दिया जाए। हमारी बेटी तो पीड़िता है, उसे सेंट लिंग ने धमकाया था, इसलिए वो सहयोग कर रही थी। तुम लोग उसे क्यों पकड़े हुए हो? मैं बिस्तर पर लेटा लेटा बाहर की शोर को सुन रहा था। ये बातें मुझे पिछले जन्म में भी सुनाई दी थीं। बस उस वक्त ये लोग मुझे ही गालियां दे रहे थे। तभी कैप्टन दरवाजा खोलकर अंदर आए। उनके हाथ में एक नोटिस था। ल्यू रुयान की बैल आउट रद्द करने का आदेश। ल्यू रुयान पर सबूत करने, मनी लॉन्ड्रिंग और फरार होने की कोशिश का आरोप था। नोटिस पूरा होते ही उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। ल्यू रुयान की मां की रोने चिल्लाने की आवाज अचानक बंद हो गई। मैं खिड़की के बाहर अंधेरी रात को देखते हुए मन ही मन बहुत शांत था। ये सिर्फ उनके दिए गए दर्द का पहला कदम था। काले नोटबुक की सारी जानकारी क्रैक कर ली गई। उसमें न सिर्फ चू शंकाई के सबूत थे, बल्कि स्कूल के लॉ कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर यानी मेरे उसी मेंटर के भी सबूत निकले। असल में मेंटर छात्रों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इस्तेमाल करके विदेशी जुआ वेबसाइट्स पर हजारों छोटे छोटे अकाउंट्स खुलवा रहा था। चू शंक उसका टेक्निकल ब्रेन था और ल्यू रुयान उसकी कनेक्शन वाली लड़की। जब यह खबर स्कूल पहुंची तो पूरा कैंपस हिल गया। जिन छात्रों ने पहले मुझे गालियां दी थीं, अब वे सब चुप्पी साध गए। स्कूल ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मैं तभी घायल होने की वजह से वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुआ। मीटिंग रूम में मेंटर बीच में बैठा था। चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये अकाउंट मेरी जानकारी के बिना खुल ही रहे। शायद छात्रों ने मेरी आईडी की चोरी करके इस्तेमाल किया होगा। मैंने स्क्रीन पर उसे घूरते हुए सीधा एक ऑडियो क्लिप प्रोजेक्ट कर दी। वो वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो चू शेंग को निर्देश दे रहा था। सर, आपने हमें हमेशा सिखाया था कि कानून के सामने कोई भी छूट नहीं होती। इस रिकॉर्डिंग की वॉइस प्रिंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। मेंटर की आंखें टेबल पर गिर गईं और वो उन्हें उठाने तक नहीं कर पाया। इसी बीच वो सारे हाई इंटरेस्ट लोन वाले गुंडे भी पकड़े गए। उन्होंने कबूल किया कि 3 लाख का वो प्रॉमिसरी नोट चू शैंग ने ही फर्जी बनवाया था, सिर्फ इस मकसद से कि मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाए। सारे झूठे इल्जाम लोहे जैसे सबूतों के सामने धूल में मिल गए। स्कूल प्रशासन ने तुरंत मेरी साख बहाल कर दी और मेंटर चू शैंग तथा ल्यू रुयान को स्कूल से निकालने का ऐलान कर दिया। मैंने स्क्रीन पर देखा कि जिन लोगों को पहले बहुत ताकतवर समझा जाता था, अब उन्हें पुलिस हथकड़ियां लगाकर ले जा रही थी। मैंने गहरी सांस ली। न्याय भले ही देर से आए, लेकिन मैंने खुद उसे खींच कर ला दिया था। ल्यू रुयान को वापस जेल भेज दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की रकम बहुत बड़ी थी। हालांकि उसने कुछ सहयोग किया था, फिर भी उसे 10 साल से ज्यादा की सजा होने वाली थी। उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए घर की सारी प्रॉपर्टी और गाड़ियां बेच दी, ताकि रकम लौटाकर सजा कम करा सके। जब मैं मुलाकात के कमरे में पहुंचा
ल्यू रुयान के लंबे बाल कट चुके थे। वो साधारण ग्रे जेल के कपड़े पहने हुए थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था, सिर्फ गहरी पछतावा था। शैंक कोबल, लिन्ना, अगर तुम माफीनामा पर साइन कर दो तो मेरे मम्मी पापा बाकी सारा पैसा तुम्हें दे देंगे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए? जब तुम लोगों ने मेरे मम्मी पापा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था, तब तुम्हें पैसा देने का ख्याल क्यों नहीं आया? मैंने उसके सामने एक स्टैक सबूत रख दिए। वो चैट रिकॉर्ड्स थीं जिसमें वो चू शैंक के साथ प्लान कर रही थी कि जेल से बाहर आने से पहले मेरे सारे सबूत कैसे मिटा दिए जाए। पैसा मैं पहले भी नहीं देख पाया था, लेकिन अब सच्चाई साफ दिख रही है। तुम चू शैंक से प्यार नहीं करती थी, तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। ल्यू रू यान उन रिकॉर्ड्स को देखकर सिर से पैर तक कांपने लगी। उसे पता चल गया कि उसका आखिरी पत्ता भी फट चुका है। माफीनामा मैं कभी नहीं साइन करूंगा। जेल से बाहर निकलते ही मेरे फोन पर बैंक का कॉल आ गया। ल्यू परिवार पर अवैध फंडिंग का शक होने की वजह से उनके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। उसके माता पिता रातों रात सम्मानित व्यापारियों से बदलकर हर किसी के मुंह पर थूकने लायक धोखेबाज बन गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर मेरा रास्ता रोक लिया और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। मैंने बिना कुछ कहे उन्हें चक्कर काटकर निकल लिया, यहां तक कि सिर भी नहीं घुमाया। बुरे लोगों की सजा सिर्फ जेल नहीं होती, उन्हें वो सबसे कीमती चीज भी खोनी पड़ती है जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी होती है, यानी उनकी इज्जत और दौलत दोनों को पूरी तरह छीन लिया जाता है। मेंटर का केस कोर्ट में आया। ये मामला करोड़ों रुपए का था, इसलिए पूरे प्रांत में चर्चा का विषय बन गया। प्री ट्रायल रूम में मेंटर अपनी कानूनी जानकारी का इस्तेमाल करके कोई न कोई लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैक होने की आशंका है, लेकिन मैं पहले से ही तैयार था। मैंने चू शेंग के नोटबुक से मिले कोड की मदद से हर फंड ट्रांसफर का असली फिजिकल पाथ रिक्रिएट कर लिया था। सारे पाथ सीधे मेंटर के ऑफिस के आईपी एड्रेस की तरफ इशारा कर रहे थे। जब कैप्टन ने वो सबूत उसके सामने पटक दिए तो वो कुर्सी पर पूरी तरह ढह गया। उसने जो कानूनी किला इतने सालों में खड़ा किया था, उसे मैं, उसका सबसे पसंदीदा छात्र, ने खुद तोड़ दिया। आपने जिंदगी भर कानून पढ़ाया और आखिर में खुद कानून की खामियों में घुसने की कोशिश की। शेंग लिन ने जो सबूत दिए हैं वो काफी हैं कि आप रिटायरमेंट तक अंदर रह जाएं। उसे और भी ज्यादा निराशा तब हुई जब पता चला कि उसके सालों से प्रकाशित पेपरों में भारी मात्रा में फर्जीवाड़ा था। सब कुछ छात्रों का खून चूसकर लिखा था। उसकी पूरी अकादमिक प्रतिष्ठा शून्य हो गई। मैं कोर्ट की गैलरी में बैठा था। जब उसे पुलिस वाले ले जा रहे थे तो वो मेरे पास से गुजरते हुए धीरे से पूछा, तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? सर, ये आपकी आखिरी क्लास थी जो आपने मुझे सिखाई। गलत काम करने पर सजा जरूर मिलती है। कोर्ट से बाहर निकलते समय धूप बहुत तेज थी। मेरे मम्मी पापा स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। अब वे सीना तान कर चल सकते थे, किसी की तरफ आंखें नीची करके नहीं। मैंने वो काला नोटबुक पुलिस को सौंप दिया ताकि वो इसे नष्ट कर दे। उसका काम पूरा हो चुका था, लेकिन मुझे पता था कि असली मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी पूरी तरह नहीं पकड़ा गया है। उन्होंने 5 करोड़ और एक पूरी लाइन खो दी थी। वे इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाले थे। मेंटर और ल्यू रुयान जेल चले जाने के बाद स्कूल में शांति लौट आई, लेकिन मैं जानता था कि इस शांति के नीचे छुरा छिपा हुआ है। एक रात जब मैं लाइब्रेरी से निकला तो अचानक स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और पूरी गली में अंधेरा छा गया। मुझे डेंजर का एहसास हुआ और मैंने तुरंत अपनी जेब में रखा अलार्म बटन दबा दिया जिसे कैप्टन ने स्पेशल तौर पर मुझे दिया था। अंधेरे में नाइट विजन गॉगल्स पहने कुछ लोग तेजी से मुझे घेरने लगे। उनके हाथों में इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक्स थीं और उनके मूवमेंट्स काफी प्रोफेशनल थे। मैं पैनिक नहीं हुआ, बल्कि लाइब्रेरी के गेट पर लगे पिलर्स की आड़ लेते हुए हॉस्टल की तरफ भागा। एक गुंडा मुझ पर झपटा, लेकिन मैं साइड हट गया और अपने बैग से उसके सिर पर तगड़ा प्रहार किया। मैं भागते हुए चिल्लाया कि आग लग गई है। हॉस्टल की लाइटें जलने लगीं और स्टूडेंट्स खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। ये देख हमलावर वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए और बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर फौरन फरार हो गए। जब कैप्टन अपनी टीम के साथ पहुंचे तो उन्हें जमीन पर एक मेटल का बैज मिला जिस पर एक अजीब सा सिंबल बना था। ये उस इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का लोगो था। कैप्टन ने वार्न किया, शेंगलिन, तुम इस वक्त बहुत बड़े डेंजर में हो। अगर उन्हें यही चाहिए तो यही सही। मैंने उस बैज को देखते हुए मन ही मन एक प्लान बनाया। भागना कोई सल्यूशन नहीं था। जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, मैं अपनी नई लाइफ शुरू नहीं कर सकता था। मैंने खुद को आखिरी चारे की तरह इस्तेमाल करने का रिस्क लिया ताकि उस बड़ी मछली को बाहर निकाला जा सके। वो अजीब सिंबल वाला बैज अब इस गेम का टर्निंग पॉइंट बन गया था। कैप्टन ने बताया कि इसका कनेक्शन डीप सी नाम के क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट से है। मैं अपनी डेस्क पर बैठा एक स्पेशल पेन ड्राइव से खेल रहा था। इसमें कोई सबूत नहीं था, बल्कि पुलिस द्वारा प्लांट किया गया एक ट्रैकिंग वायरस था। अगर उन्हें लगता है कि चू शेंग ने कोई बड़ा राज छोड़ा है तो मैं उन्हें वही लालच दूंगा। कैप्टन की आंखों में टेंशन थी। वो जानते थे कि एक बार ये खबर बाहर आते ही मैं पूरी तरह टारगेट बन जाऊंगा।
शेंगलिन, एक बार फिर सोच लो, ये सिर्फ फंसाने की साजिश नहीं है, ये लोग सच में जान ले सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। रीबर्थ के बाद मैंने अपनी जान की परवाह करना छोड़ दिया था। मैंने कैप्टन के सामने ही कॉलेज के एनोनिमस फोरम पर लॉगिन किया और एक पोस्ट डाली जिसका टाइटल था, चू शेंग की छोड़ी हुई चीज मेरे पास है, जिसे चाहिए आकर ले लो। पोस्ट होने के 10 मिनट के भीतर ही व्यूज हजारों में पहुंच गए। मुझे पता था कि अंधेरे में छिपी आंखें अब स्क्रीन को घूर रही होंगी। कैप्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि टेक्निकल टीम मेरे फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स को 24/7 मॉनिटर करेगी। जो भी आईपी एड्रेस मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा उसे पल भर में ट्रैक कर लिया जाएगा। देर रात जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो सड़कें एकदम खाली थीं। मैं महसूस कर सकता था कि अंधेरे में कोई हलचल है। वो किसी जहरीले सांप की तरह घूरने वाली फीलिंग पिछले जन्म में मरने से ठीक पहले के एहसास से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। मैं अपने हॉस्टल के कमरे में गया और जानबूझकर खिड़की के पर्दे खुले रखे ताकि बाहर खड़े लोगों को साफ दिखे कि मैं कंप्यूटर पर किसी जरूरी काम में बिजी हूं। रात के 2 बजे मेरी ईमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन चमका। इनबॉक्स में एक ऐसा मेल आया था जिसका कोई सेंडर एड्रेस नहीं था। उसमें लिखा था, कल दोपहर 3 बजे सिटी सेंटर लाइब्रेरी, टॉप फ्लोर, कॉफी शॉप। दोपहर के ठीक 3 बजे मैं सिटी सेंटर लाइब्रेरी में था। यहां लोगों की काफी भीड़ थी। छिपने के लिए ये बेस्ट जगह थी, लेकिन कंट्रोल करने के लिए सबसे मुश्किल। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। सामने एक आइस अमेरिकानो का कप रखा था जो अब तक ठंडा हो चुका था। टेबल पर वो पेन ड्राइव रखी थी जो धूप में मेटल की तरह चमक रही थी। कॉफी शॉप में एकदम सन्नाटा था, बस कभी कभी किताबों के पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। कैप्टन और कुछ सादे कपड़ों में पुलिस वाले आसपास फैले हुए थे। कोई स्टूडेंट बनकर किताब पढ़ रहा था तो कोई कोडिंग करते हुए एम्प्लॉय का नाटक कर रहा था। तभी डार्क ब्लू सूट पहने एक मिडिल एज आदमी मेरी तरफ आया। उसके हाथ में कानून की एक मोटी किताब थी। वो बड़े आराम से मेरे सामने बैठ गया। शेंगलिन, काफी नाम सुना है तुम्हारा। लॉ स्कूल के टॉपर हो। सच में हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो आदमी दिखने में बहुत सोफिस्टिकेटेड, रिलाइंग ऑन सोफिस्टिकेटेड अपीयरेंसेज, और एक कामयाब बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। लेकिन उसके हाथ के अंगूठे के पास के निशान उसकी असलियत बता रहे थे। वो निशान लंबे समय तक बंदूक पकड़ने से पड़ते हैं। मैंने सीधे मुद्दे की बात की। चीज यही है, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। उस आदमी ने कॉफी का एक घूंट लिया और चारों तरफ नजरें घुमाईं। वो साफ तौर पर चेक कर रहा था कि कहीं कोई जाल तो नहीं बिछा है। बॉस बहुत बिजी हैं। बस एक बार कंफर्म हो जाए कि ये पेनड्राइव असली है तो पैसे तुम्हारे बताए हुए अकाउंट में आ जाएंगे। 3 करोड़ रुपए तुम्हारी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से काटने के लिए काफी हैं। मैंने सिर हिलाया और पेनड्राइव को अपनी तरफ खींच लिया। मुझे पता था कि इस वक्त मैं जितना ज्यादा लालची दिखूंगा उनका भरोसा मुझ पर उतना ही बढ़ेगा। सिर्फ 3 करोड़? चू शेंग ने कहा था कि इसकी वैल्यू 500 करोड़ है और तुम मुझे चिल्लर देकर टरकाना चाहते हो? उस आदमी की आंखों में एक पल के लिए ठंडक सी आ गई। उसने अपना कप नीचे रखा, थोड़ा आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, शेंगलिन, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। पैसे खर्च करने के लिए जान भी तो बचनी चाहिए। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो बिना पेनड्राइव लिए खड़ा हो गया और एक विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। आज रात 8 बजे इस एड्रेस पर आ जाना, बॉस खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। कार्ड पर शहर के सबसे लग्जरी प्राइवेट क्लब क्लाउड टॉप क्लब का एड्रेस था। यहां सिर्फ बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ही आते थे। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एक मक्खी भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती थी। 3 लेवल की सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मुझे टॉप फ्लोर के एग्जीक्यूटिव लाउंज में ले जाया गया। वहां का डेकोरेशन बेहद आलीशान था और बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से पूरे शहर का नाइट व्यू दिख रहा था। एक बुजुर्ग आदमी एक बड़े से लेदर सोफे पर पीठ घुमाकर बैठा था। उसके हाथ में सिगार था और हवा में धुआं तैर रहा था। वो मिडिल एज आदमी बड़ी इज्जत से एक तरफ खड़ा था। मैंने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ा। कैप्टन ने जो ईयरफोन मुझे दिया था उसमें से हल्की आवाज आई। उनकी टीम ने बिल्डिंग को नीचे से घेर लिया था। शेंगलिन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने हमारे कितने प्लान्स खराब किए हैं? 5 करोड़ तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। वो बुजुर्ग आदमी मेरी तरफ मुड़ा और मैं दंग रह गया। वो हमारे कॉलेज का ऑनररी बोर्ड मेंबर था, एक ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट जो अक्सर लेक्चर्स में नैतिकता और कानून की बड़ी बड़ी बातें करता था। लिन वॉनसन। लिन सर, तो असली बड़ी मछली आप ही हैं। लिन वॉनसन मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बहुत दयालु थी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पेनड्राइव मांगी। कानून सिर्फ ताकतवर लोगों का एक टूल है जिससे वे कमजोरों को कंट्रोल करते हैं। तुम समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसका साथ देने में फायदा है। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। पिछले जन्म में मुझ जैसे मासूम को ऐसे ही ढोंगी लोगों ने नर्क में धकेला था। आपका साथ दूं? ताकि चू शेंग की तरह जब मेरा काम खत्म हो जाए
तो आप मुझे भी रास्ते से हटा दें। लिन वॉनसन की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने इशारा किया और साइड के दरवाजों से 4-5 ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स ने मुझे घेर लिया। लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगे, पेन ड्राइव ले लो और इसे खत्म कर दो। बॉडीगार्ड्स मेरी तरफ लपके, मैंने बिना डरे सामने रखी मार्बल की टेबल को पूरी ताकत से पलट दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, यही मेरा सिग्नल था। हमला करो। टेबल गिरने की आवाज मिलते ही लाउंज के मजबूत कांच के शीशे टूटकर बिखर गए। कुछ कमांडो रस्सियों के सहारे नीचे आए और फायरिंग करके गेट पर खड़े बॉडीगार्ड्स को दबा दिया। कैप्टन अपनी टीम के साथ इमरजेंसी गेट से अंदर घुस आए। पूरा सीन अफरा तफरी में बदल गया। चीख पुकार और गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस। लिन वॉनसन अब भी सोफे पर वैसे ही बैठा था। उसका चेहरा एकदम शांत था। उसने बड़ी तसल्ली से अपना सिगार बुझाया। ऑफिसर, मैं तो बस अपने स्टूडेंट के साथ दिल की बातें कर रहा था। ये बॉडीगार्ड्स प्राइवेट सिक्योरिटी हैं और इनके पेपर्स लीगल हैं। आप किस हक से यहां घुसे हैं? वो मिडिल एज आदमी भीड़ का फायदा उठाकर साइड डोर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने फुर्ती से उसे कंधे से टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। लिन सर, क्या दिल की बातें करने के लिए सिग्नल जैमर जैसे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है? मैंने चाय की टेबल के नीचे से एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स निकाला। ये वही सिग्नल जैमर था जिसे उन्होंने वहां प्लांट किया था। पर उन्हें क्या पता था कि कैप्टन की टेक्निकल टीम लेटेस्ट क्वांटम एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन यूज कर रही है। कैप्टन लिन वॉनसन के सामने गए और अरेस्ट वारंट दिखाते हुए बोले, लिन वॉनसन, आप पर इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर की साजिश रचने का शक है। अब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लिन वॉनसन खड़ा हुआ और बड़े इत्मीनान से अपने सूट का कॉलर ठीक किया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत और शातिरपन था। शेंगलिन, तुम्हें लगता है मुझे पकड़ लेने से सब खत्म हो गया? ये तो बस अभी ट्रेलर है, असली खेल बाकी है। जैसे ही उसे हथकड़ी लगाकर लाउंज से बाहर ले जाया गया, बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका था। कल तक जो महान समाज सेवक बना फिरता था, आज कैमरों की फ्लैशलाइट्स में एकदम लाचार दिख रहा था। मैंने उसे पुलिस वैन में जाते हुए देखा, लेकिन मेरा मन अब भी शांत नहीं था। कैप्टन ने मुझे चुपके से बताया कि लिन वॉनसन के कंप्यूटर का सारा ट्रांजैक्शन डेटा ठीक 5 मिनट पहले ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया है। पूछताछ के कमरे में लिन वॉनसन ने एक शब्द भी नहीं बोला। गलियारे में उसके वकीलों की फौज जमा थी, एक से बढ़कर एक टॉप क्लास लॉयर्स। टेक्निकल टीम पसीने पसीने हो रही थी। लिन वॉनसन की हार्ड डिस्क में मिलिट्री ग्रेड का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम लगा था। अगर उसे जबरदस्ती डिकोड करने की कोशिश की जाती तो सारा डेटा खुद ब खुद जलकर राख हो जाता। वह बुढ़ा बहुत शातिर था। बिना किसी डायरेक्ट एविडेंस के हम उसे ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे ही कस्टडी में रख सकते थे। मैं बाहर से कांच के जरिए उसे देख रहा था। लिन को शायद पता था कि मैं वहां हूं। उसने कांच की तरफ देखकर एक अजीब और डरावनी मुस्कान दी। तभी मुझे याद आया कि चू शेंग की उस डायरी में कुछ धुंधले से नंबर्स लिखे थे। वो किसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स या शायद कोई डेट लग रही थी। मैं तुरंत रिकॉर्ड रूम भागा और उस डायरी की फोटोकॉपी निकाली। 2,02,31,024। वो तो कल की तारीख थी और उसके आगे 2 शब्द लिखे थे, सेलिंग। सेलिंग का मतलब ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि शिपमेंट था। मैं कैप्टन के केबिन में घुसा और डायरी टेबल पर पटक दी। कैप्टन, लिन वॉनसन इतना बेफिक्र इसलिए है क्योंकि उसका सबसे इंपॉर्टेंट माल अभी तक पोर्ट से निकला ही नहीं है। उसकी ट्रेडिंग कंपनी चेक कीजिए। क्या कल रात कोई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट होने वाला है? कैप्टन ने तुरंत फोन घुमाया और डिटेल्स कंफर्म की। 5 मिनट बाद जब उन्होंने फोन रखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। एक विदेशी झंडे वाला मालवाहक जहाज कल रात 8 बजे रवाना होने वाला है। डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा है कि उसमें हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। मैं सब समझ गया। मनी लॉन्ड्रिंग तो बस एक जरिया था। उनका असली मकसद इन फर्जी व्यापारों के जरिए करोड़ों की काली कमाई को लीगली विदेश भेजना था। अगर वो जहाज निकल गया तो लिन वॉनसन विदेश में मजे करेगा और हमारे हाथ कभी उसके असली बही खाते नहीं लगेंगे। मैं पुलिस स्टेशन की छत पर गया। हवा बहुत तेज थी। मुझे पता था कि आखिरी जंग कल रात समंदर की लहरों पर होगी। जहाज के निकलने में अब सिर्फ 6 घंटे बचे थे। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। कैप्टन लगातार फोन पर इमरजेंसी सर्च वारंट के लिए प्रेशर डाल रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में लिन वॉनसन के वकील ने बेल की अर्जी पुलिस के सामने रख दी थी। मेरे क्लाइंट की तबीयत ठीक नहीं है और आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कानून के हिसाब से आपको इन्हें छोड़ना होगा। लिन वॉनसन खड़ा हुआ और अपनी आस्तीन ठीक की। उसके चेहरे पर एक विनर वाली स्माइल थी, जैसे उसे साफ दिख रहा हो कि उसका जहाज अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रहा है। उधर पोर्ट पर समंदर की हवा बहुत तेज थी। मैं कमांडो टीम के साथ उस विशाल जहाज वॉयज के सामने खड़ा था। कंटेनर्स के ढेर लोहे के पहाड़ों जैसे लग रहे थे। कैप्टन, लिन की बेल में कितना टाइम है?
ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। अगर इस 1 घंटे में हमें कुछ नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। मैं गाड़ी से कूदा, हाथ में डायरी की फोटोकॉपी थी। उसमें दिए कोऑर्डिनेट्स बंदरगाह के बिल्कुल आखिरी छोर की तरफ इशारा कर रहे थे। वहां के एक एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें रोकने की कोशिश की। वो घबराया हुआ था और बार बार उन कंटेनर्स की तरफ देख रहा था। सर, ये रूल्स के खिलाफ है। बिना ऊपर के ऑर्डर्स के कोई माल चेक नहीं कर सकता। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधा कंटेनर नंबर THX09 की तरफ बढ़ा। अगर डायरी का कोड सही था तो लिन वॉनसन के सारे राज यहीं दफन थे। उसी वक्त लिन वॉनसन अपने वकीलों के साथ शान से पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। उसने मीडिया के सामने अपनी टाई ठीक की और वही पुराना समाज सेवक वाला मुखौटा पहन लिया। ये सब एक गलतफहमी थी। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। तभी पोर्ट पर क्रेन की भारी आवाज गूंजी। कंटेनर THX09 को उठाकर नीचे खाली जगह पर रखा गया। कैप्टन ने ताज़ा मिले सर्च वारंट के साथ उसकी सील तोड़ दी। जैसे ही कंटेनर के दरवाजे खुले, अंदर लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्स भरे हुए थे जिन पर लिखा था प्रिसिजन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैं कंटेनर के अंदर गया। वहां मशीन के तेल की हल्की गंध आ रही थी। मैं बिल्कुल गहराई में गया और एक लोहे की रॉड से लकड़ी के एक बॉक्स को खोल दिया। अंदर सच में इंस्ट्रूमेंट्स थे, लेकिन उनके बेस की मोटाई कुछ ज्यादा ही लग रही थी। मैंने जोर से धक्का दिया तो बेस अपनी जगह से सरक गया और नीचे एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट दिखने लगा। उस कंपार्टमेंट में कोई सोना या कैश नहीं था, बल्कि एक छोटा सा सर्वर और असली बहीखातों के ढेर थे। कैप्टन, मिल गया। मैंने सर्वर की स्क्रीन ऑन की, जिस पर रियल टाइम में पैसों के लेन देन का डेटा चल रहा था। हर एक पैसे का हिसाब साफ था और सबका एंड पॉइंट लिन वॉनसन का विदेशी अकाउंट ही था। सबसे बड़ी बात, उन बहीखातों में लिन वॉनसन और विदेशी गैंग के बीच के हाथ से लिखे एग्रीमेंट्स थे। कैप्टन ने तुरंत वॉकी टॉकी निकाला। उनकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। लिन वॉनसन को रोको, सबूत मिल गए हैं, उसे अभी गिरफ्तार करो। पुलिस स्टेशन के गेट पर लिन वॉनसन का एक पैर अपनी रोल्स रॉयस के अंदर था। तभी पुलिस वाले सीढ़ियों से दौड़ते हुए आए और उसे सीधे कार के दरवाजे पर दबोच लिया। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये गैर कानूनी है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। लिन वॉनसन अब भी छटपटा रहा था। उसका सोने का चश्मा जमीन पर गिर गया और पुलिस वाले के जूतों के नीचे आकर चकनाचूर हो गया। लिन वॉनसन, हमने पोर्ट पर तुम्हारा पर्सनल सर्वर और असली बहीखाते बरामद कर लिए हैं, अब क्या कहोगे? लिन वॉनसन का चेहरा सफेद से अब राख जैसा हो गया था। फोन पर पोर्ट की तस्वीरें देखते ही उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। उसी वक्त जेल में बंद ल्यू रुयान ने भी ये न्यूज लाइव देखी। वो बेंच पर ही ढेर हो गई। उसे उम्मीद थी कि लिन वॉनसन उसे बाहर निकाल लेगा, पर अब सब खत्म हो चुका था। बगल वाले कमरे में प्रोफेसर पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। उसे पता था कि लिन वॉनसन के पकड़े जाते ही उसका खेल खत्म है और उसे मौत की सजा भी हो सकती है। मैं पोर्ट की ठंडी हवाओं के बीच खड़ा था और देख रहा था कि कैसे उन बहीखातों को एक एक करके पुलिस की गाड़ियों में भरा जा रहा है। इस बार तुम में से कोई नहीं बचेगा। लिन वॉनसन को वापस इंटरोगेशन रूम लाया गया। इस बार न तो उसके वकील चिल्ला रहे थे और न ही उसके पास कोई पावर बची थी। वो एक बूढ़े चोर की तरह कुर्सी पर दुबक कर बैठा था। जब मैं पुलिस स्टेशन वापस आया तो उसे हाई सिक्योरिटी सेल की तरफ ले जाया जा रहा था। उसने एक पल के लिए सिर उठाकर मुझे देखा। उस रसूखदार प्रोफेसर से उसका सारा सम्मान छीन लिया गया था। अब उसकी बाकी जिंदगी जेल में ही बीतने वाली थी। मैं जेल के विजिटिंग रूम में ल्यू रुयान से आखिरी बार मिलने गया। कांच के उस पार वो इतनी दुबली हो गई थी कि पहचानी भी नहीं जा रही थी। शेंगलिन, प्लीज पुराने दिनों के नाम पर मुझे कुछ पैसे भेज दो ना। मेरे पेरेंट्स बर्बाद हो चुके हैं और अब सड़कों पर हैं। मैंने उसे देखा, पर मेरे दिल में कोई रहम नहीं था। ये रास्ता तुमने खुद चुना था। पिछले जन्म में जब तुमने मुझे मार डाला था, तब क्या तुमने मेरे जीने के बारे में सोचा था? ल्यू रुयान सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पिछले जन्म की बात कर रहा हूं। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और वहां से उठ गया। जेल के गेट से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। भले ही वो बहुत महंगी नहीं थी, पर वो हमारे परिवार की नई शुरुआत का सिंबल थी। कॉलेज ने मेरा सम्मान वापस किया और मुझे आउटस्टैंडिंग एलुमनाई का अवार्ड दिया। मैंने वो सारी प्राइज मनी लॉ स्कूल के गरीब स्टूडेंट्स के लिए दान कर दी। लिन वॉनसन के गिरने से शहर का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क उखड़ गया था, पर उस विदेशी गैंग का सिंबल अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। कैप्टन ने बताया कि लिन वॉनसन तो बस एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड ने अब उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और अब मेरा दिन लाइब्रेरी और क्लास के बीच गुजरता था। पर मैंने जांच नहीं रोकी। मैंने लिन वॉनसन के सर्वर से मिले कोड का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाया। एक रात अचानक मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन चमक उठी।
मैप पर एक रेड डॉट तेजी से ब्लिंक कर रहा था। ये उसी डीप सी ऑर्गेनाइजेशन का बैकअप नोड था जिसका जिक्र लिन वॉनसन ने किया था। उसकी लोकेशन इसी शहर के दूसरे छोर पर थी। मुझे एहसास हुआ कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लिन वॉनसन तो गया, पर डीप सी अभी भी जिंदा था। मैंने अपना जैकेट उठाया और हॉस्टल से बाहर निकल गया। कैंपस के पीछे का पहाड़ एकदम शांत था, बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी पेड़ों की परछाई में एक साया नजर आया जो शायद काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। शेंगलिन, तुम बहुत स्मार्ट हो, और स्मार्ट लोग अक्सर ज्यादा नहीं जीते। लिन वॉनसन इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं रुक गया, मेरा हाथ चुपके से जेब में रखे अलार्म की तरफ गया। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो चू शेंग का हिसाब पूरा करने आया है। तुम्हें लगा कि बही खाते मिल गए तो तुम जीत गए? वो तो बस उतना था जितना हम तुम्हें दिखाना चाहते थे। उस साई ने अपनी जेब से बिल्कुल वैसा ही एक बैज निकाला और मेरे पैरों के पास फेंक दिया। उस बैज को देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। तो लिन वॉनसन का गिरना दरअसल इस ऑर्गेनाइजेशन की एक चाल थी ताकि वे अपने पुराने मोहरों को साफ कर सके, और अनजाने में मैं उनका मोहरा बन गया था। मैंने सिर उठाकर उस साई की तरफ देखा। मेरी आंखों में अब और भी ज्यादा जिद थी। अगर वो खेल खेलना चाहते हैं तो अब मैं उन्हें अंत तक ले जाऊंगा। बल्कि झुककर उस बैज को उठा लिया। ये लिन वॉनसन वाले बैज से कहीं ज्यादा भारी था और इसके पीछे एक छोटा सा नंबर लिखा था, 003। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गया और वो बैज कैप्टन को सौंप दिया। टेक्निकल टीम ने हाई पावर माइक्रोस्कोप से चेक किया तो पता चला कि उस नंबर के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा छुपा है। यह एक पैसिव लोकेटर था। जैसे ही आप इसे लेकर किसी खास इलाके में जाते, सामने वाले को सिग्नल मिल जाता। मुझे एहसास हुआ कि वो साया मुझे मारने नहीं बल्कि मार्क करने आया था। वे जानना चाहते थे कि मेरे पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी तो नहीं है। अब जब वे ट्रैकिंग का खेल खेलना चाहते थे तो हमने रिवर्स ट्रैकिंग करने का फैसला किया। मैंने टेक्निकल टीम से कहकर उस बैज में एक फीडबैक पल्स डलवा दिया। अब जैसे ही वे मेरी लोकेशन रीड करने की कोशिश करते, उनका खुद का टर्मिनल एड्रेस एक्सपोज हो जाता। अगले 3 दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा। क्लास गया, लाइब्रेरी गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर इंटरनेट की दुनिया में कैप्टन और उनकी टीम उस पल्स सिग्नल का पीछा करते हुए शहर के अंडरग्राउंड नेटवर्क तक पहुंच गए। उम्मीद के मुताबिक सिग्नल बैकस्ट्रीट की एक प्राइवेट क्लब में बार बार ब्लिंक कर रहा था। ये वही जगह थी जहां लिन वॉनसन अक्सर जाता था। दिखाने के लिए ये एक वाइन सेलर था, पर असल में ये डीप सी का कोर सर्वर रूम था। कैप्टन, वे जाल में फंस गए हैं। मैं जानबूझकर वो बैज लेकर बैकस्ट्रीट की तरफ बढ़ा। स्क्रीन पर रेड डॉट करीब आता गया और आखिर में मेरी लोकेशन से मैच हो गया। मैं उस क्लब के गेट पर खड़ा था जिसके काले रंग के दरवाजे बंद थे। मुझे पता था कि असली मास्टरमाइंड इसी के अंदर है। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर कोई नहीं था। हवा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के चलने की हल्की सी गंध आ रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट की तरफ गया। मेरी जेब में रखा बैज हल्का गर्म होने लगा था। ये इस बात का साइन था कि वे पागलों की तरह मेरा सिग्नल रीड कर रहे हैं। जब मैंने बेसमेंट का आखिरी दरवाजा खोला तो सामने दीवारों पर सर्वर स्क्रीन्स की नीली रोशनी चमक रही थी। वो साया केबल्स के बीच मेरी तरफ पीठ करके बैठा था। शेंगलिन, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा निडर निकले। तुम्हें लगा कि पुलिस को साथ लाकर तुम इस जगह को तबाह कर दोगे? वो मुड़ा। उसके हाथ में एक रिमोट था। वो एक फिजिकल डिस्ट्रक्शन डिवाइस था। जैसे ही वो बटन दबता, मनी लॉन्ड्रिंग के सारे रिकॉर्ड्स जलकर राख हो जाते। तुम इसे दबा सकते हो, पर तुम्हें शायद ये नहीं पता कि इस कमरे का सारा डेटा 3 मिनट पहले ही मैंने पुलिस के क्लाउड सर्वर पर सिंक कर दिया है। वो साया दंग रह गया। उसने पागलों की तरह कीबोर्ड चलाया, पर उसे समझ आ गया कि सिस्टम अब उसके कंट्रोल से बाहर है। चू शेंग की डायरी में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, बल्कि तुम्हारे सिस्टम का बैकडोर एक्सेस भी था। मैंने आधा महीना सिर्फ इसी पल की तैयारी में बिताया था। वो साया गुस्से में दहाड़ा और अपनी कमर से चाकू निकालकर मुझ पर हमला किया। मैं फुर्ती से पीछे हटा और सर्वर रैक से टकरा गया। तभी बेसमेंट के वेंटिलेशन पाइप से टीयर गैस छोड़ दी गई। कैप्टन अपनी टीम के साथ ऊपर से कूदे और पलक झपकते ही उसे जमीन पर दबोच लिया। ही हिलना मत, तुम गिरफ्तार हो। मैंने उस साये का नकाब हटाया तो हैरान रह गया। वो हमारे कॉलेज का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डिप्टी चीफ था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे इतने करीब तक पहुंच चुकी थी। डिप्टी चीफ ने सब उगल दिया। वो देश के अंदर डीप सी का आखिरी हाई लेवल एजेंट था। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही पूरे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का ढांचा हमारे सामने आ गया। लिन वॉनसन फंड्स का इंतजाम करता था, जबकि ये डिप्टी चीफ फिजिकल सिक्योरिटी और सबूत मिटाने का काम देखता था। रही बात असली बड़ी मछली की, तो वो विदेश की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। शेंगलिन, उसने बताया है कि उस ग्रुप का आखिरी काला धन अभी भी देश से बाहर नहीं गया है, जो उनके भागने का खर्चा था। वो विदेश में ही है ना?
मैंने डिप्टी चीफ के क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके उनके कोर सिस्टम में लॉगिन किया। स्क्रीन पर दिख रहा था कि लगभग 300 करोड़ की रकम को वाइट करने का आखिरी प्रोसेस चल रहा है। इस पैसे को हजारों छोटे अकाउंट्स में बांट दिया गया था और इसे वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म के जरिए बाहर भेजने की तैयारी थी। कैप्टन, मुझे बस 10 मिनट दीजिए। अगर मैं इनका की एक्सचेंज ब्लॉक कर सका तो ये पूरे 300 करोड़ जब्त हो जाएंगे। मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गया। मेरी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। ये सिर्फ इंसाफ की बात नहीं थी, बल्कि पिछले जन्म के उस शेंगलिन को इंसाफ दिलाने का मौका था। सामने वाले हैकर्स को पता चल गया कि कोई उन्हें ब्लॉक कर रहा है। उन्होंने जवाबी हमला शुरू किया। स्क्रीन पर कोड्स की लहरें उमड़ने लगीं और मेरे माथे पर पसीना आ गया। 3 मिनट, 2 मिनट, और जैसे ही प्रोग्रेस बार 99% पर पहुंचा, उनका डिफेंस पूरी तरह ढह गया। कामयाब। सारे फंड्स फ्रीज हो गए। पुलिस स्टेशन के बाहर खुशी की लहर दौड़ गई। इन 300 करोड़ की बरामदगी का मतलब था कि डीप सी की जड़ें इस देश से पूरी तरह कट चुकी थीं। 3 महीने बाद शहर के इतिहास के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला सुनाया गया। लिन वॉनसन, सिक्योरिटी डिप्टी चीफ और प्रोफेसर जैसे मुख्य आरोपियों को उम्रकैद और मौत की सजा सस्पेंडेड सुनाई गई। लियू रुयान को अहम जानकारी देने की वजह से 12 साल की जेल हुई। मैं एक बार फिर जेल गया, इस बार केस को पूरी तरह क्लोज करने की कागजी कार्रवाई के लिए। वहां कॉरिडोर में मेरा सामना लियू रुयान से हुआ, जिसे मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। वो मोटे कपड़ों की जेल यूनिफॉर्म में थी, बाल सूखे हुए और आंखें बिल्कुल खाली। मुझे देखते ही उसके होंठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अपनी सजा कम करवाने के लिए उसने मुझे शुक्रिया कहा, पर मैं उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल गया। मैं बस एक साधारण लॉ स्टूडेंट हूं। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरे मम्मी पापा दूर से मुझे हाथ हिलाकर बुला रहे थे। वे अब पहले से कहीं ज्यादा जवान और खुश दिख रहे थे। उनके चेहरे पर अब उस पुराने डर या बेबसी का कोई नामो निशान नहीं था। मैं उनके पास गया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं सच में अब जी रहा हूं। पिछले जन्म के वो डरावने सपने, वो बर्बरता और वो बेबसी की चीखें आखिरकार आज हमेशा के लिए दफन हो गईं। 1 साल बाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह, ग्रेजुएशन सेरेमनी में मैं उत्कृष्ट स्नातक आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट के रूप में स्टेज पर खड़ा था। सामने हॉल में मेरे पेरेंट्स और पुलिस के वो कैप्टन बैठे थे जिन्होंने इस पूरी जंग में मेरा साथ दिया था। समारोह खत्म होने के बाद मैंने कई बड़ी और नामी लॉ फर्म्स के ऑफर्स ठुकरा दिए। मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस सिस्टम के लीगल डिपार्टमेंट में शामिल होऊंगा। मैं अपनी पढ़ाई और ज्ञान का इस्तेमाल उन लोगों की हिफाजत के लिए करना चाहता था जो मेरे पिछले जन्म की तरह बेबस और लाचार होते हैं। शाम के वक्त मैं अकेला समंदर के किनारे गया। लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं और उनकी आवाज कानों में किसी सुकून भरे संगीत जैसी लग रही थी। मैंने अपनी जेब से वो डीप सी वाला पुराना बैज निकाला जो अब बेकार हो चुका था और उसे पूरी ताकत से समंदर की लहरों में फेंक दिया। उसे पानी में डूबते हुए देख मैंने एक लंबी और सुकून की सांस ली। सारी बुराई, धोखा और दर्द उस बैज के साथ समंदर की गहराइयों में समा गए। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। कैप्टन का मैसेज था कि एक नए केस में उन्हें मेरी लीगल एडवाइस चाहिए। बस अभी पहुंचा। मैं मुड़ा और ढलते सूरज की रोशनी में अपनी कार की तरफ चल दिया। सूरज की रोशनी मेरी परछाई को बहुत लंबा और सीधा बना रही थी। इस बार मैं उजाले की तरफ बढ़ रहा था और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंसाफ में शायद कभी देर हो सकती है, लेकिन जब तक कोई हिम्मत दिखाकर खड़ा होने वाला मौजूद है, इंसाफ कभी हार नहीं सकता।